गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सब लोगों को 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और दूसरा, आप सबका मैं वेलकम करता हूं केमिस्ट्री के क्लास में, क्योंकि आप सभी लोगों ने अब कक्षा 11 में एडमिशन ले लिया है। आप लोगों ने साइंस सेलेक्ट की है, तो कुछ ना कुछ आपने जरूर सोचा होगा कि हमें साइंस क्यों लेनी चाहिए। देखिए बेटा, मैं सबसे पहले आपको ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आपका जो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस था या जो 10th स्टैंडर्ड की स्टडी थी उसमें, और कक्षा 11 का जो आपका कोर्स है या कक्षा 12 आने वाले टाइम पे आप बोर्ड में बैठेंगे, उसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो आप लोगों को ये सबसे पहले अपना माइंड सेटअप करना पड़ेगा, अपने दिमाग में ये बात रखनी होगी कि अब जो हमारा स्टडी का स्टैंडर्ड है वो हमको बढ़ाना पड़ेगा। हम कक्षा 10 के बेस के अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। और आपको ये मेहनत अभी से करनी होगी, कक्षा 11 से ही करनी होगी। अगर आपने कक्षा 11 में अपनी थोड़ा सी आदत बदल दी, अपना स्टडी का टाइम पीरियड बदल दिया, शेड्यूल बदल दिया, तो वो आपको कक्षा 11-12 में जाकर के बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, यदि आपने साइंस ले ली है और अब आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो बेटा सबसे पहले आप अपना माइंड फ्रेम चेंज करिए और अच्छे से मेहनत करिए। बहुत मेहनत करने की आपको आवश्यकता होगी, तभी जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। 10th वाला जो कुछ भी आपने पढ़ा, जितना भी आपने पढ़ा, वो सब अब उसी स्टैंडर्ड तक के लिए था। अब आपको ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, ठीक है? तो मैं एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री की क्लास में वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए आपका पहला चैप्टर लेकर के आया हूं और इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। आप अच्छे से जम करके स्टडी कीजिए, ठीक है? तो आज का जो आपका पहला चैप्टर है बेटा, वो है हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो साइंस है, थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन दूं, तो हम जो विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं वो एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है। वो क्या होती है? एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है। हम क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना बेटा? आपको पता ही है कि किस प्रकार से मैंने 10th में स्टैंडर्ड में भी आपने देखा होगा, आपने साइंस पढ़ी है, कभी आपको बताया गया होगा कि जो सिस्टमेटिक तरीके से हम स्टडी करते हैं, हम उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है बेटा? अब रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा फील्ड है बेटा, ब्रॉड फील्ड है। और रसायन, जिसको हम नॉर्मल भाषा में रसायन कहते हैं, और केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। बल्कि मैं आपसे ये कहूंगा कि हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, या दुनिया में जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं, मैटर्स हैं, मैटर में हम भी आते हैं, वो उन सब में रसायन है। उन सब में क्या है? रसायन है। यानी बिना रसायन की लाइफ नहीं है, आप नट सेल में ये कह सकते हैं, ठीक है बेटा? तो आइए अब केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करते हैं। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? हमारा रसायन विज्ञान। देखिए, रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा सा एक लाइन आपको बता रहा हूं। केमिस्ट्री जो इंग्लिश में हम जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान को, ये केमिस्ट्री ग्रीक भाषा के शब्द केमिया से लिया गया। कहां से लिया गया? केमिया। केमिया का मतलब होता है बेटा ब्लैक कलर। क्या होता है? ब्लैक कलर। और ये अक्सर मिस्र में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मिस्र। और मिस्र में, मिस्र की जो सभ्यता होती है उसको केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना? तो जो इसलिए इसको कीमिया, वहां पे क्या कहा जाता है? कीमिया कहा जाता था मिस्र की सभ्यताओं को। और जितनी भी चीजें मिस्र में, वहां की मिट्टी है ब्लैक कलर की, उस नाम से जाना जाता है। उसी से ये इसकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसको हम कीमिया यानी केमिस्ट्री जानते हैं। क्या जानते हैं? केमिस्ट्री, ठीक है बेटा? अब आता बात कि रसायन विज्ञान का महत्व और उसका अध्ययन क्षेत्र कितना है। तो देखिए बेटा, शुरुआत में थोड़ा मैं नट सेल में आपको बताऊंगा। देखिए, रसायन विज्ञान एक, मैंने जैसे आपको कहा, बहुत ब्रॉड क्षेत्र है। होता क्या है कि केमिस्ट्री हमारे जीवन में हर एक फील्ड में, देखिए मैं कृषि से अगर शुरुआत करूं, ठीक है? अध्ययन क्षेत्र कहां कहां हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं? केमिस्ट्री हम कृषि में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री इंडस्ट्री में है, केमिस्ट्री मेडिकल में है यानी औषधि में है, मेडिसिन में है, ठीक है बेटा? केमिस्ट्री एनर्जी में है, रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी में है। और बाकी केमिस्ट्री हमारे दैनिक जीवन में हर फील्ड में केमिस्ट्री है, हर फील्ड में केमिस्ट्री। देखिए, कृषि में आप सभी लोग जानते हैं, हम खेती करते हैं और विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? इंसेक्टिसाइड्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? हम क्या करते हैं? जीवाणुनाशकों का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? बैक्टीरिया किलिंग का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो केमिस्ट्री में आपने देखा, यूरिया जो खाद है, अक्सर आपको पता है, लोग कहते हैं कि आजकल हम केमिकल फूड्स खा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, आजकल जो भी चीज उग रही है उसमें क्या है? फर्टिलाइजर्स मिलाए जा रहे हैं, इसलिए वो केमिकल्स आ गए, वो पावर नहीं रह गई। लेकिन केमिकली क्या हो रही है? सब चीजों को उगाए जा रहे हैं। यूरिया आपने देखा, मोस्ट ऑफ द
जगह किसान यूरिया का प्रयोग करते हैं खाद के लिए। तो ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से कृषि के फील्ड में भी क्या है, हमारी केमिस्ट्री है। ठीक है बेटा, तो वहां पर कीटनाशक के रूप में भी हम डीडीटी का, गिमेसिन पाउडर्स का आदि का इस्तेमाल करते थे। आज डीडीटी नहीं होता है, तो कृषि के फील्ड में हमारी केमिस्ट्री है। हम अगर उद्योग की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो देखिए आजकल कौन सी चीज नहीं बन रही है, कौन सी धातुएं नहीं बन रही है, कौन सी धातुओं का एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है, किस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है पूरे का पूरा हर एक चीज आपकी जो है वो किससे जुड़ी हुई है, केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है। उद्योग में भी केमिस्ट्री है। अच्छा, मैं औषधि में बात करूं तो आपको पता है, देखिए बेटा, मेडिकल फील्ड है। मेडिकल फील्ड में जो दवाइयां हैं, आप देखते हैं विभिन्न प्रकार की जो जीवन रक्षक दवाइयां वगैरह हैं, जो एंटीबायोटिक हैं, एंटीसेप्टिक्स हैं, ठीक है ना, एनेस्थेसिया है। तो इस तरीके की जो दवाइयां, ये सब किससे बनी है, केमिकल रिएक्शनों से बनी है, रासायनिक अभिक्रियाओं से बनी हुई है, और रसायन विज्ञान इनमें है। ठीक है ना, एड्स की दवाई हो या किसी भी प्रकार की और दवाइयां हो, या आपके एंटीसेप्टिक्स होते हैं, डिटॉल है, सेवलॉन है, आपके एंटीबायोटिक है जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये बड़े बड़े एंटीबायोटिक के इंजेक्शन जो दिए जाते हैं, या वैक्सीन हैं, ये सब क्या है, ये सब कहाँ से है, ये सब केमिस्ट्री से है, यानी रसायन विज्ञान से है। तो यानी देखिए आप, औषधि में भी रसायन है आपका। ठीक है। अच्छा, ऊर्जा के क्षेत्र में चले तो आपको पता है कि एनर्जी के फील्ड में आजकल हम क्या करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम पुनः से प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए सोलर सिस्टम की एनर्जी हो, या नाभिकीय ऊर्जा हो, नाभिकीय विखंडन हो, नाभिकीय संलयन हो, ये सब में क्या है, रसायन है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन थोड़ा बहुत आपको पता होगा। छोटे उनका जुड़, संलयन मीन्स होता है कि छोटे छोटे परमाणु का जुड़ना आपस में, एक बड़े अणु का निर्माण करना हमारा नाभिकीय संलयन कहलाता है। एक बड़े कण का टूट करके छोटे छोटे कणों में बदलना नाभिकीय विखंडन कहलाता है, वहां है। अच्छा, दैनिक जीवन में अगर देखें आप, कौन सी चीज आपकी नहीं बन रही है, आपकी ब्यूटी फील्ड की जितनी भी चीजें हैं, जो भी आप कॉस्मेटिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कपड़े हो गए, आपके कॉस्मेटिक सामान हो गए, ये सब किससे बन रहा है, रसायन विज्ञान से बन रहा है। तो बेटा नट शेल में मैंने थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि कहने का मतलब है, आप ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री हर जगह, केमिस्ट्री क्या है, हर जगह है, हर जगह केमिस्ट्री का महत्व। लेकिन बेटा एक चीज और भी हो रही है कि इसी के साथ साथ जैसे जैसे हम विभिन्न प्रकार की केमिस्ट्री का उपयोग करके वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, तो केमिकल वेस्टेज भी बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और हमें केमिस्ट्री का उपयोग सही डायरेक्शन में करना है, जिससे केमिकल वेस्टेज न बढ़े। ठीक है, आप पॉलीथीन्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन से बनती है, आपको पता है, आगे आप पढ़ेंगे। और वो पॉलीथीन्स आज इतना बड़ा केमिकल वेस्टेज के रूप में एक बहुत बड़ी समस्या बन के रह गई है, और विभिन्न प्रकार की गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, पेट्रोलियम पदार्थों का उत्सर्जन हो रहा है। इन सब के कारण जो पॉल्यूशन हो रहा है, इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं हमें केमिस्ट्री का सही डायरेक्शन में क्या करना होगा, उपयोग करना होगा। तो ये तो था केमिस्ट्री का क्षेत्र। अब आता है बेटा द्रव्य की बात, हमारे पास आता है मैटर। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास वो आता है द्रव्य, हम जिसे मैटर कहते हैं या पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं। अब द्रव्य, ये द्रव्य है, द्रव नहीं है। ठीक है, द्रव्य मीन्स पदार्थ, पदार्थ मीन्स देखिए, द्रव्य यानी हर एक वस्तु पदार्थ है, हर एक चीज क्या है, पदार्थ। ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड किससे बना हुआ है, द्रव्य से बना हुआ है, यानी इंक्लूडिंग अवर सेल्फ आल्सो। हम भी, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, कोई भी चीज हो, वो सारा का सारे ब्रह्मांड का निर्माण किससे होता है, द्रव्य से होता है। किससे होता है बेटा, द्रव्य से होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि द्रव्य हम किसको कहते हैं। देखिए बेटा, द्रव्य की अगर सिंपल हम परिभाषा देखें तो हम कहते हैं द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं। यानी किसको कहते हैं हम, किन पदार्थों को कहते हैं, वे पदार्थ जिनका द्रव्यमान होता है, जिनका द्रव्यमान होता है और जो क्या करते हैं, स्नान घेरते हैं। घेरते हैं उनको हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, और जो स्नान घेरते हैं। ठीक है बेटा, देखिए वे पदार्थ जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो देखिए बेटा, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उन सबका कोई ना कोई अपना द्रव्यमान है। ठीक है, कोई भी वस्तु उठा ले उसका अपना वेट होता है। कोई भी हवा, अगर आप कहें कि एयर कैसी चीज हो सकती है, तो एयर होती है, एयर में वेट होता है। ठीक है, हवा में भार होता है, तो और जगह भी घेरती है। तो प्रत्येक वस्तु, ठीक है, प्रत्येक पदार्थ
का वेट होता है, यानी उसमें द्रव्यमान होता है, मास होता है, और साथ ही साथ वो क्या करती है, जिस जगह में उसको रखा जाता है उस पर्टिकुलर जगह का आकार ग्रहण कर लेती है, यानी स्थान घेर लेती है। जैसे देखिए मेरे पास चौक है और इसका कुछ ना कुछ वेट है, ठीक है ना, और इसको मैं जहां रखूंगा उस पर्टिकुलर जगह को वो क्या ले लेगा, कैप्चर कर लेगा, उसको उस स्पेस को ले लेगा। तो इसने क्या किया, इसको वेट है और इसमें स्थान है, तो इसलिए क्या है, द्रव्य है, ठीक है ना बेटा। तो द्रव्य वो है सिंपल भाषा में जिसमें क्या होता है, जिसका द्रव्यमान होता है और जो क्या करता है, स्थान घेरता है, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं कि कुछ, ये तो हमने द्रव्य का नेचर पढ़ लिया कि जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। अब आते हैं द्रव्य की भौतिक अवस्था, यानी पदार्थ। द्रव्य मीन्स क्या हो गया, पदार्थ, पदार्थ की भौतिक अवस्था है। तो क्या क्या होती है, देखिए हाँ आपने पढ़ा हुआ है, पदार्थ की 3 मुख्य भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस पिछली कक्षाओं में 9th 10th स्टैंडर्ड में आपने इसे अच्छे से पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा रिकॉलिंग करेंगे कि भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखिए बेटा, अणुगति सिद्धांत के अनुसार हम किसको ठोस कहते हैं, किसको द्रव कहते हैं, किसको गैस कहते हैं, सिंपली मैं अगर आपको समझाना चाहूंगा तो आप देखिए ठोस क्या होते हैं। ठोस वे कण होते हैं जो, जिनका पैटर्न देखें अणुगति सिद्धांत के अनुसार, ठोस हम इनको कहते हैं जिनके अणु या पार्टिकल या कण या अणु, परमाणु जो भी है, जो आपस में क्या होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। देखिए ठोस का पैटर्न ये होता है अणुगति सिद्धांत के अनुसार, हम ठोस उसको कहते हैं, ठोस के कण आपस में एक दूसरे से मजबूत आकर्षण बल के द्वारा क्या हुए, जुड़े होते हैं, और इन कणों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको अंतरा आणविक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। कहने का मतलब है कणों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, अंतरा आणविक बल कहते हैं। अंतरा आणविक बल का मतलब क्या है कि ठोसों के बीच ये सबसे ज्यादा होता है। जब ज्यादा होता है तो ठोस के कण आप एक दूसरे के ऊपर एक पैटर्न के रूप में, एक सुनिश्चित सुव्यवस्थित पैटर्न के रूप में एक दूसरे से चिपके रहते हैं, इसीलिए कोई चीज ठोस होती है। इसीलिए कोई चीज क्या होती है, ठोस होती है। देखिए लिक्विड के फॉर्म में आते हैं, द्रव कैसे होता है। द्रव में देखिए द्रव के कण कैसे होते हैं, द्रव के कणों में थोड़ा बिखराव होता है, यानी एक सुनिश्चित पैटर्न नहीं होता, एक निश्चित पैटर्न के अनुसार द्रव के कण नहीं होते, यानी थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्स का मतलब इनके बीच में क्या होता है, कम होता है। इनमें सबसे ज्यादा होता है, इसलिए एक पैटर्न के रूप में होते हैं, सुव्यवस्थित पैटर्न के रूप में, इसलिए ठोस होता है। कोई भी चीज, लिक्विड कोई भी चीज क्यों होती है, क्योंकि उनके कणों के बीच में जो अंतराणविक बल होता है वो कम होता है और कण थोड़ा बिखरे हुए होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं, चिपके हुए नहीं होते, और एक सुव्यवस्थित पैटर्न भी इनमें नहीं होता है, इसीलिए कोई चीज लिक्विड होती है अणुगति सिद्धांत के आधार पर। देखिए बेटा गैस में क्या होता है, अब गैस तो आपको पता ही है कि गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए कोई चीज गैस है। और इसीलिए कणों के बीच में इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स होता है वो बहुत बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर होता है। आपस में कणों के बीच में आकर्षण होता ही नहीं है, इसीलिए कण दूर दूर होते हैं और कोई चीज गैस होती है। तो देखिए बेटा द्रव की अवस्थाओं में मैं आपको बता रहा हूँ ठोस, द्रव और गैस, और मैं आपको समझा रहा हूं कि अणुगति सिद्धांत के आधार पर हम किसको ठोस कहते हैं, किसको द्रव कहते हैं और किसको गैस कहते हैं। इसको सिंपली इस पैटर्न से समझने की कोशिश कीजिए। इनके कण बहुत नजदीक होते हैं, इनके कण दूर दूर होते हैं, और गैस के कण तो और बहुत ज्यादा दूर होते हैं, गैसों के कण, इसीलिए ये गैस है, ये द्रव है और ये ठोस है। ठोस सुव्यवस्थित पैटर्न होता है, एक दूसरे से सुव्यवस्थित रूप से उसके कण क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। ये है अवस्थाओं का अणुगति एक सिद्धांत के रूप में मैं आपको बताया। देखिए बेटा अभी हमने ठोस, द्रव और गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर मैंने आपको ठोस, द्रव, गैस बनाया। थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं इनको कि इनमें अंतर क्या होता है और कौन कौन से लक्षणों के कारण हम ठोस को पहचानेंगे। देखिए बेटा पहला होता है आकार। देखिए बेटा कोई भी ठोस हो उसका आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित। माना मेरे पास एक चौक है, ठीक है ना, या मार्कर है, जो भी आप समझ लीजिए, इसका कवर भी है साथ में। तो ये देखिए ये इसका आकार निश्चित है, ठीक है बेटा। इसको मैं जहां पे भी रखूंगा ये मेरे यहाँ पर भी एक जैसा ही है, कहीं और भी रखूंगा तो इसका आकार वैसे ही रहेगा जैसा है, ठीक है ना बेटा। तो जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसका आकार क्या है, ये निश्चित है। मैं इसको यहाँ पे लगाऊं या कहीं और पे लगाऊं ये इसी शेप में रहेगा। तो आकार हमेशा ठोसों का क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है बेटा। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव यानी पानी, दूध, दही, दूध, तेल, मैंने आपके लिए उदाहरण लिखा हुआ है। तो द्रव का आकार क्या होता है, वो कभी भी निश्चित नहीं होता। उसको जिस बर्तन में आप डालोगे वो उसी का जगह घेर लेगा। यानी आपने पानी, एक गिलास पानी या एक जग भर के पानी आपने गिलास में डाला तो उसने गिलास का आकार ले लिया, आपने बाल्टी में डाला तो उसने बाल्टी का आकार ले लिया, उसने थाली में डाला तो थाली का आकार ले लिया। तो इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। और गैसों का आकार तो अनिश्चित ही होता है, क्लियर। उस गैस को आप जहां भी छोड़ दें
वो उस पर्टिकुलर एरिया को, सारी जगह को घेर लेती है। माना सिंपल सा उदाहरण दूं, अगर माना आपने अगरबत्ती जलाई अपने घर में किसी कॉर्नर पे, और आप चाहते हो कि वो अगरबत्ती के जो खुशबू है वो केवल उसी कॉर्नर पर तक रहे जहां तक हमारी मंदिर है या भगवान जहाँ पे है, जहां पे आप पूजा करें, ऐसा संभव नहीं है। वो आपके पूरे कमरे में, क्या पूरे घर में फैल जाता है। तो जहां जहां जगह मिलेगी उस पर्टिकुलर एरिया को, स्थान को क्या कर लेंगे, वो घेर लेंगे। इसलिए इनका आकार अनिश्चित होता है। देखिए आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है। देखिए ये आयतन, इट मीन्स ये है कि ये, इसको मैं यहां रखूं या कहीं भी रखूं, ये जहां पर छोड़ा जितना इसका जगह है उतने ही जगह को ये घेरेगा। इससे ज्यादा ये नहीं कि मैं इसको हथेली में रखूंगा तो हथेली में ये कम जगह लेगा, और मैं इसको कहीं पे मेज पे रखूंगा तो मेज पे ये ज्यादा स्थान घेर लेगा। नहीं, जितने आकार की जो वस्तु होगी वो उतने ही अपने आकार के बराबर जगह को घेरेगा। इसका, इसलिए इनका आकार क्या है, निश्चित होता है। द्रव का आकार भी बेटा निश्चित होता है। यानी माना आपने 1 लीटर दूध लिया, और 1 लीटर दूध को अगर आप गिलास में डाल रहे हैं तो तब भी वो 1 ही लीटर है, अगर आपने बाल्टी में डाला तब भी वो 1 ही लीटर है, अगर आपने उसको किसी थाली में डाला तो तब भी वो क्या है, 1 ही लीटर है, या फ्राई पैन में डाला तो तब भी वो क्या है, 1 ही लीटर। यानी आयतन निश्चित है। ठीक है, आकार बदल जाता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इनका तो आयतन भी अनिश्चित होता है। आयतन भी क्या होता है, गैसों का ना आकार निश्चित होता है ना आयतन ही निश्चित होता है। देखिए बेटा, उसके बाद संपीड़िता, जिसे हम कंप्रेस्ड कहते हैं। कंप्रेस, संपीड़िता का मतलब है प्रेस करना, पिचकाना, दबाना। तो ठोसों को तो हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते, बहुत कम। रबर जैसे ठोस जो होते हैं, मोम रबर जैसे, थोड़ा बहुत कंप्रेशन का गुण होता है, इसलिए मैंने लिखा बहुत कम, नगण्य जिसे कहते हैं आप। ठीक है, होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। लेकिन द्रवों में ठोस के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है। हम थोड़ा सा लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं इन कंपेरिजन ऑफ क्या, सॉलिड। लेकिन गैसों में सबसे ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है कि गैस में कंप्रेस्ड का गुण सबसे ज्यादा होता है। और इसी कारण बेटा आप देखते हैं आपके घरों में जो एलपीजी सिलेंडर यूज हो रहा है वो इसी गुण के कारण यूज हो रहा है, क्योंकि उसमें जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी, उसको प्रेशर लगा करके गैस को किस में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। आपके जो घर में एलपीजी सिलेंडर है उसमें जो गैस होती है कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, लिक्विड, इसीलिए उसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और जैसे ही आप पिस्टन खोलते हैं, गैस के अणु को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है और भाग करके ऊपर आ जाते हैं और आप उसको जला लेते हैं स्टोव में। तो इसलिए इनका सबसे ज्यादा कंप्रेस गुण किसमें होता है, गैसों में होता है। अच्छा, मैंने रिक्त स्थान वाला तो आपको पहले ही बता दिया कि ठोसों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है, द्रवों में बहुत ज्यादा, द्रव में ठोस के मुकाबले ज्यादा, और गैस में तो रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आपने देखा अणुगति सिद्धांत में दूर 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 क्या होते हैं, ठोस के कण तो एक दूसरे के साथ में चिपके रहते हैं, द्रव के कण थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस के तो और बहुत दूर होते हैं। ये ठोस का पैटर्न था, ये द्रव का पैटर्न था, ये गैस का पैटर्न था। तो इसलिए इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम है, इनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, इनमें तो बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसका पता हम कैसे लगाते हैं, जब आप किसी फुल भरे गिलास में अगर आपने चीनी का 1 स्पून डाल दिया और उसको घुलने दें आप, तो आप देखेंगे पानी का लेवल पे आप मार्क मार दीजिए, पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो जो चीनी या नमक जो होती है वो इन रिक्त स्थानों में जाकर के अपने जगह बना लेती है, और वाटर का जो लेवल है वो उतना ही रहता है। इसके बीच में, इससे पता लगता है कि इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान। बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है, आपको पता है। और इनके बीच तो बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल देखिए, बर्फ, लकड़ी, कागज, पत्थर, धातुएं जितनी भी ठोस होती हैं, ये आपको पता है। दूध, तेल, पानी जिनमें बहाव होता है वो सारे के सारे तरल जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, द्रव। और गैस, सारी गैसें, वायु अपने आप में गैसीय मिक्सचर है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये आपने गैसों के नाम सुने, CO2 जैसे सभी गैसें जो होती हैं वो क्या होती हैं, गैसों के उदाहरण में आते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास मैटर की मैंने आपको भौतिक अवस्थाएं पढ़ाई, मैटर में मैंने आपको द्रव, ठोस, गैस बताया, और साथ ही साथ मैंने डिफरेंस किया। अणुगति सिद्धांत के आधार पर मैंने आपको ये समझाए हैं कि ठोस, द्रव और गैस क्या होते हैं, इसके आधार पर हम इनको क्लियर करते हैं। और ये उनके कुछ लक्षण हैं, आप इसे ढंग से देखिएगा और रीड आउट करिएगा। रीड आउट करिए, वीडियो को बराबर देखते रहिए, और मैं नोट्स आपके लिए भेज रहा हूँ, नोट्स आप अपने बनाइए। और इससे संबंधित कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिए, मेरे से क्वेश्चन जरूर करिए कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, इसको दोबारा से आप समझा दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब आज से आपकी स्टडी शुरू हो गई है तो आप मन लगा करके पढ़िए। मैं आपके लिए लगातार इन सब्जेक्ट के इस चैप्टर की वीडियो बना रहा हूँ और आपके लिए लगातार भेजूंगा, और मैं चाहूंगा आपसे फीडबैक भी कि आप अच्छे से इसकी स्टडी करते रहें। ओके।